बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में हम आज क्लास में जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो ये है राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञान में जो अन्य विषय हैं, अदर सब्जेक्ट्स जो हैं, उनके साथ राजनीति विज्ञान का क्या संबंध है। आप इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान विषय दूसरे विषयों इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि अन्य विषयों से किस प्रकार जुड़ा हुआ है और किस प्रकार ये एक दूसरे विषय आपस में अपनी अध्ययन सामग्री को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना अध्ययन सामग्री, अध्ययन प्रविधि जो है वो किस प्रकार लेते हैं आदि बिंदुओं के बारे में हम आज के इस वीडियो व्याख्यान में चर्चा करने जा रहे हैं। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजनीति विज्ञान में पिछले वीडियोज में हमने देखा अंतः अनुशासनात्मक उपागम, और इस अंतः अनुशासनात्मक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है इसका तात्पर्य यह था कि एक विषय का अध्ययन करते समय उसको प्रभावित करने वाले दूसरे अन्य विषयों से अध्ययन सामग्री, तथ्य, आंकड़े एवं अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग में लेना, दूसरे विषयों से स्वीकार कर लेना। इसी दृष्टिकोण को, इसी सिद्धांत को अंतः अनुशासनात्मक उपागम कहा जाता है। राजनीति विज्ञान के प्रारंभ में हम देखें कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान में भी हमें यह अंतः अनुशासनात्मक उपागम दिखाई देता था। जैसे प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने जो अपनी रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी, उस रिपब्लिक नामक पुस्तक में प्लेटो ने शिक्षा के ऊपर भी बात की है, प्लेटो ने न्याय के ऊपर भी बात की है, प्लेटो ने राज्य और शासन के बात, जिम्नास्टिक के ऊपर बात की है। तो उस प्लेटो की रिपब्लिक नामक पुस्तक का जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, वो हम देखें पूरी तरह से एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की है। तो चाहे वो वेस्टर्न थिंकर्स में हम हीगल की बात करें या हम जॉन लॉक की बात करें या रूसो की बात करें, तो ये सब, चाहे हम कार्ल मार्क्स की बात करें, कार्ल मार्क्स तो अपने राजनीतिक चिंतन में राज्य और सरकार के आधार के रूप में अर्थव्यवस्था को स्वीकार करता है कि अगर हमें राज्य का शासन का स्वरूप समझना है तो हमें उस राज्य में संचालित अर्थव्यवस्था के प्रारूप को देखना होगा, उत्पादन प्रणाली को समझना होगा। उस उत्पादन प्रणाली के आधार पर ही किसी राज्य में राज्य एवं शासन का, कानून का, संस्कृति का आदि का स्वरूप निर्धारित होता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। तो ये अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण परंपरावादी राजनीति विज्ञान में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। आज जब आधुनिक राजनीति विज्ञान की हम बात करें तो आधुनिक राजनीति विज्ञान में भी 20वीं सदी की शुरुआत में हम देखें कि इस परंपरावादी दृष्टिकोण के साथ साथ आधुनिक दृष्टिकोण में भी यह अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया। कैसे स्वीकार किया गया? जैसे कल आपको बताया गया कि ग्राम वालास महोदय ने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। तो इस पुस्तक में भी हम देख रहे हैं कि ग्रामवालास महोदय इस बात के ऊपर बल दे रहे हैं कि राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते समय उसे प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों को भी हमें अपने अध्ययन में शामिल करना चाहिए। इसी प्रकार आर्थर बेंटले की बात करें तो आर्थर बेंटले भी जो है वह द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक में समूह की संकल्पना का, कि व्यक्ति सामाजिक संस्था के अंतर्गत जो व्यवहार करता है उस व्यवहार के आधार पर ही हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। 20वीं सदी में चाहे वो जर्मनी में हम देखें मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा है या रॉबर्ट मिचेल्स की अवधारणा है, तो ये रॉबर्ट मिचेल्स, मैक्स वेबर जैसे राजनीति शास्त्री जो नौकरशाही की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं, संगठन की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं, तो राजनीति शास्त्री उनकी इस अवधारणा को अपने विश्लेषण में काम में ले रहे हैं। तो यहाँ हमें स्पष्ट रूप से क्या दिखाई दे रहा है? अंतः अनुशासनात्मक उपागम दिखाई दे रहा है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादन के पश्चात राजनीति विज्ञान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी दृष्टिकोण जब आया तो उसने तो स्पष्ट रूप से साफ शब्दों में किसका आग्रह किया, किसका प्रतिपादन किया, किसको स्वीकार किया राजनीति विज्ञान के विकास के लिए, कि राजनीति वैज्ञानिकों को अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण स्वीकार करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखें चाहे मतदाताओं के राजनीतिक व्यवहार का, मतदान व्यवहार का अध्ययन करना हो
या हम चुनावों का विश्लेषण करना हो, या विभिन्न राजनीतिक संगठनों के जो परिणाम, जो कार्य करने की प्रक्रिया है उसका अध्ययन करना हो, तो वहाँ हमें किसी न किसी रूप में दूसरे अन्य विषयों को अपने साथ, अपनी उनकी अध्ययन विधियों को, उनके तकनीकों को हमें अपने अध्ययन में शामिल करना होता है, तभी हमारा अध्ययन परिष्कृत हो पाता है, अच्छा बन पाता है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान और विशेष तौर पर व्यवहारवादी राजनीति शास्त्री जो हैं वह इस बात का आग्रह करते हैं कि राजनीति विज्ञान में अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए, और ये अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान जैसे समाज विज्ञान को अध्ययन करते समय दूसरे अन्य समाज विज्ञानों से अध्ययन सामग्री, अध्ययन की पद्धति, तथ्य, विषय सामग्री को स्वीकार करने के ऊपर बल देता है। तो इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि राजनीति विज्ञान विषय का दूसरे विषयों के साथ, अन्य समाज शास्त्र के जो विषय हैं उन विषयों के साथ क्या संबंध है। तो इस क्रम में हम सबसे पहले आइए बात करते हैं राजनीति विज्ञान और इतिहास के बीच क्या संबंध है। रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। आप अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति विज्ञान में हम बेसिकली जो अध्ययन करते हैं, राजनीति विज्ञान में हम राज्य का अध्ययन करते हैं, हम राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन करते हैं, हम राजनीति विज्ञान में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, हम राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक संस्थाओं का, उनकी संरचना का, उनकी प्रक्रियाओं का। तो ये चीजें इसमें अध्ययन की जाती हैं, ये चीजें राजनीति विज्ञान विषय में अध्ययन की जाती हैं। और इतिहास विषय में हम मानव जीवन के जो भूतकाल है, जो गुजरा हुआ समय है, उसमें जो उसके जीवन के विभिन्न आयाम हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हैं, चाहे धार्मिक हैं, राजनीतिक हैं, आर्थिक हैं, उन भूतकाल के मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किस विषय में किया जाता है? इतिहास विषय में किया जाता है। तो हमें आज देखना है कि राजनीति विज्ञान और इतिहास विषय का आपस में क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन। तो देखिए, राजनीति विज्ञान विषय के जो इतिहास का एक क्लोज रिलेशन है, और इस क्लोज रिलेशन को एक राजनीति शास्त्री जिसका नाम है सीले महोदय द्वारा एक कोटेशन दी गई, एक टिप्पणी की गई इस संबंध के ऊपर। और कोटेशन क्या है समझना बेहद जरूरी है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसको हमें कोई ना कोई फल मिलना चाहिए, तो उसका फल हमें किस रूप में मिलता है? राजनीति विज्ञान के रूप में मिलता है। और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है। मूल से हमारा तात्पर्य क्या है? जड़। अर्थात राजनीति विज्ञान विषय की जो जड़ें हैं वो किसमें दिखाई देती है? हमें इतिहास विषय में दिखाई देती हैं। तो देख रहे हैं कि राजनीति विज्ञान किसके ऊपर टिका हुआ है? इतिहास के ऊपर टिका हुआ है। और इतिहास पढ़ने का हमें फायदा कहाँ मिलता है? सीधे सीधे तौर पर राजनीति विज्ञान जैसे विषय में देखने को मिलता है। क्यों? देखिए, अगर हमें राजनीति विज्ञान अगर हम पढ़ रहे हैं, राजनीति विज्ञान में हम राज्य का, सरकार का, व्यक्ति का, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज इनका जो स्वरूप है, इस स्वरूप को समझने के लिए हमें इनके इतिहास को जानना होगा कि राज्य का इतिहास क्या रहा है, सरकार का इतिहास क्या रहा है, किस समय किस प्रकार की कौन कौन सी सरकारों ने क्या क्या काम किए। तो हमें किसकी सहायता लेनी होगी? इतिहास की सहायता लेनी होगी। तो हमें राजनीति विज्ञान विषय की समझने के लिए हमें उसके विभिन्न तत्वों के इतिहास को जानना होगा, और हम जब उसके वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करके हम भविष्य के बारे में अगर कोई भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आने वाले समय में राज्य ऐसा होगा या सरकारें ऐसी होगी, या तो हम परिकल्पना किस आधार पर कर सकते हैं, वो भविष्यवाणी किस आधार पर कर सकते हैं? हम सिर्फ उसके इतिहास को जान करके ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इतिहास का अध्ययन करके हम वर्तमान राजनीति को, राजनीतिक संस्थाओं को और ज़्यादा परिष्कृत बना सकते हैं, समझ विकसित कर सकते हैं, और उसके बारे में, भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो ये सब काम किसकी सहायता से करेंगे? हम इतिहास की सहायता से करेंगे। हमारे इतिहास में भी हम देखें कि हमारे जो विभिन्न शासक हुए, उन शासकों द्वारा जो कार्य किए गए, उन कार्यों के कुछ अच्छे परिणाम भी निकले, कुछ गलत परिणाम भी निकले। तो भूतकाल में हमारे शासकों द्वारा ऐसे कौन से कार्य किए गए जिनके कारण हमें बड़ा नुकसान हुआ, या ऐसे कौन से कार्य जिसके कारण शासन बड़ा लोकप्रिय हुआ, जनता को बड़ा कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए। तो उन कार्यों को हम किसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं? इतिहास के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ सीधे तौर पर इतिहास हमारी वर्तमान राजनीति का मार्गदर्शन कर रहा है। वर्तमान की राजनीति को समझने के लिए, जैसे हम भारत की राजनीति को समझना चाहते हैं, तो भारत की राजनीति को समझने के लिए हमें पिछले 70 सालों में भारतीय राजनीति में जो क्या हुए हैं, बदलाव हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, उनको समझना होगा। और उसे समझ के लिए हमें किसका अध्ययन करना होगा? इतिहास का अध्ययन करना होगा। तो यहाँ हमारे लिए इतिहास बड़ा उपयोगी विषय है।
इतिहास और राजनीति विज्ञान एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं, एक दूसरे पर अवलंबित हैं, एक दूसरे से मुक्त रूप में अध्ययन सामग्री का आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि इतिहास में भी हम देखें कि हम अध्ययन करते हैं मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का, सामाजिक पक्ष का, धार्मिक पक्ष का, आर्थिक पक्ष का, और आर्थिक पक्ष के साथ साथ हम किसका भी महत्वपूर्ण रूप से इतिहास जो है वो विभिन्न शासकों द्वारा किए गए निर्णयों का जो परिणाम है कि औरंगजेब ने क्या किया, अशोक ने क्या किया, अकबर महान ने क्या किया, या ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, या 1935 के अधिनियम का क्या परिणाम निकला, तो ये सब चीजें, भारत छोड़ो आंदोलन का क्या परिणाम निकला, तो ये सब चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमें कहां से मिल रही है? इतिहास से मिल रही है। तो इस प्रकार यहाँ राजनीति विज्ञान और इतिहास के बीच में हमें संबंध देखने को मिल रहा है। परंतु इतना क्लोज रिलेशन होने के बावजूद भी इन दोनों विषयों के बीच पर्याप्त अंतर भी है। और वो अंतर क्या है? देखिए, इतिहास जो होता है वो वर्णनात्मक होता है, अर्थात वह क्या करता है, क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से वर्णन हमारे सामने विभिन्न पक्षों का कर देता है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक है, सांस्कृतिक, कृषि व्यवस्था कैसी थी, इन सभी पक्षों का वर्णन इतिहास हमारे सामने कर देता है। परंतु राजनीति विज्ञान जो है वो इन विभिन्न पक्षों को अपने अध्ययन में शामिल नहीं करता। वह तो मुख्यतः किसकी बात करता है? राज्य की बात करता है, सरकार की बात करता है, राजनीतिक व्यवहार की बात करता है और राजनीतिक संस्थाओं की बात करता है। तो और उसको प्रभावित करने वाले जो अन्य कारक हैं उनको सीमित रूप से, आंशिक रूप से अपने अध्ययन में शामिल करता है। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान जो है वह विश्लेषणात्मक है और इतिहास जो है वो कैसा है? वर्णनात्मक है। हम देखें कि राजनीति विज्ञान में हम मूल्यों, तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी अपने अध्ययन में शामिल करते हैं, जबकि इतिहास में हम देखें पूरी तरह से तथ्यों के आधार पर, कालक्रम के आधार पर अध्ययन करते हैं। तो यहाँ यह अंतर भी है। तो इतिहास की अध्ययन पद्धति, इतिहास की विषय वस्तु पूरी तरह से राजनीति विज्ञान से भिन्न भी है और यह दोनों विषय इसलिए अपने आप में क्या है, एक दूसरे से अलग अलग भी हैं और दोनों में हमें पर्याप्त संबंध भी देखने को मिलता है। दूसरा हम संबंध की बात करें राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का। देखिए, राजनीति विज्ञान में हम व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, राज्य सरकार का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में हम व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, हम पूंजी का अध्ययन करते हैं, हम वस्तुओं का उत्पादन का अध्ययन करते हैं, आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करते हैं। तो ये दोनों विषय भी आपस में एक दूसरे से क्लोज रूप से काफी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और किस प्रकार जुड़े हुए हैं कि हम देखें कि हमारे विषय की शुरुआत में राजनीति विज्ञान कोई स्वतंत्र विषय नहीं था। राजनीति विज्ञान हमें राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में पढ़ाया जाता था, पॉलिटिकल इकोनॉमी राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में पढ़ाया जाता था। तो राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों, तो देखिए राजनीति वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की समझ होनी चाहिए थी और अर्थशास्त्र के वैज्ञानिकों को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए थी। तो इस रूप में, क्लोज रूप में ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जे.एस. मिल की, जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक ने तो स्पष्ट रूप से अपनी जो पुस्तक लिखी, सेकेंड ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इस पुस्तक में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को राजनीति विज्ञान के लिए जरूरी माना है। हम देखें कौटिल्य नामक, कौटिल्य भारतीय राजनीति विद्वान है और कौटिल्य नामक विद्वान ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अभी कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है वह पूरी तरह से इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है, अपितु वह उनके बारे में भी बात करती है, राज्य सरकार कानून के बारे में बात करती है, साथ ही वह कर रोपण के सिद्धांत के बारे में, अर्थव्यवस्था, राज्य की कृषि व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कौटिल्य जो है वह किस उपागम को स्वीकार कर रहे हैं? अंत अनुशासनात्मक उपागम को स्वीकार कर रहे हैं। तो राजनीतिक अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो राजनीतिक अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि दोनों विषय एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। तो अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवहार की बात करता है, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवहार की बात करता है, परंतु साथ ही दोनों में संबंध भी है। और संबंध किस रूप से है? देखिए, अर्थव्यवस्था जो है वह अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वह उस देश की अर्थव्यवस्था राज्य और सरकार के स्वरूप को निर्धारित करती है और राज्य सरकार की नीतियां जो है वह उस देश की अर्थव्यवस्था को क्या करता है? निर्धारित करता है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा बजट जो लाया जाता है वो बजट उस देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिबिंबित करने वाला आईना होता है। तो राज्य द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, कई आर्थिक घटनाओं ने भी, हम देखें राजनीतिक विचारधाराओं ने भी आर्थिक परिवर्तन को अंजाम दिया, जैसे पूंजीवादी विचारधारा है या साम्यवादी विचारधारा है, या हम देखें कि समाजवादी विचारधारा है। तो ये राजनीतिक विचारधारा जो है वो उस देश में आर्थिक प्रणाली को निर्धारित करती है, नहीं करती। तो उस आर्थिक प्रणाली को समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि उस देश में प्रचलित राजनीतिक प्रणाली को समझा जाए, समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परंतु दोनों में अंतर भी है साहब।
राजनीति विज्ञान ज़्यादा विश्लेषणात्मक है, ज़्यादा राज्य सरकार के बारे में बात करता है, और अर्थशास्त्र जो है वह आर्थिक तत्वों के बारे में, आर्थिक व्यवहार के बारे में, मुद्रा के बारे में, पूंजी के बारे में बात करता है। अर्थशास्त्र जो है वो नैतिक मूल्यों की बात नहीं करता, जबकि मूल्यात्मक विज्ञान नहीं है। अर्थशास्त्र मूल्यों के ऊपर, तथ्यों के मूल्यों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। तो आदर्शवादी विज्ञान भी माना जाता है, जबकि अर्थशास्त्र को एक यथार्थवादी विज्ञान माना जाता है, यथार्थवादी माना जाता है। मनोविज्ञान की बात करें, मनोविज्ञान जिसे हम साइकोलॉजी भी कहते हैं, और आपको भली भांति जानकारी है कि साइकोलॉजी में हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर कि विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये चीजें हम किस विषय में अध्ययन की जाती हैं, मनोविज्ञान में। तो राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों क्या संबंधित हैं? हाँ, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, और इस संबंध की जो प्रगाढ़ता है, इस संबंध की जो मजबूती है, वह हमें व्यवहारवादी राजनीति वैज्ञानिकों द्वारा मजबूती के साथ देखने को मिली। चाहे हम कैटलिन की बात करें या चार्ल्स मरियम की बात करें, जो ये व्यवहारवादी राजनीति शास्त्री हैं, या हम डेविड ईस्टन की बात करें, तो ये वो लोग हैं जो ये मान के चलते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन किए बिना राजनीति का जो अध्ययन होगा वह अनुभव आधारित नहीं होगा, और जब अनुभव आधारित नहीं होगा तो हम सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकते, राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं बना सकते। तो अगर हमें मतदान व्यवहार को समझना है, अगर हमें संस्थाओं की प्रक्रियाओं को समझना है, मानव के राजनीतिक व्यवहार को समझना है, तो हमें किसकी सहायता लेनी होगी? मनोविज्ञान की अध्ययन प्रविधियों की सहायता लेनी होगी। तो चाहे वो मैकडूगल ने मानव व्यवहार का अध्ययन किया है, तो मैकडूगल द्वारा जो नीतियां अपनाई गई, जो प्रविधियां अपनाई गई, उन प्रविधियों को हम राजनीति विज्ञान में काम में लें, तो मनोविज्ञान देखिए राजनीति विज्ञान के लिए काफी सहायक विषय भी है, और किसी भी देश के नागरिकों का जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वह निर्धारित होती है उस देश में प्रचलित राजनीतिक प्रणाली से। हम देखें जहाँ सर्वाधिकारवादी राजनीतिक प्रणाली होती है, वहाँ के नागरिकों की जो मनोस्थिति होती है बड़ी संकीर्ण होती है, बड़ी भयभीत प्रकृति की होती है, जबकि लोकतांत्रिक देशों में, शासन प्रणाली वाले जो देश हैं, उन देशों में जो मनोविज्ञान है, मनो साइकोलॉजी है, लोगों की बड़ी स्वतंत्र होती है, वह स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र विचार करते हैं, स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। तो दोनों की मनोस्थितियों में हमें पर्याप्त अंतर देखने को, तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमें संबंध देखें राजनीति विज्ञान और भूगोल के बीच। भूगोल जिसमें कि हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, हमारे पृथ्वी की जो बनावट है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ देखें कि भूगोल, तो एक भूगोल और राजनीति विज्ञान में एक विशिष्ट संबंध हमें देखने को मिलता है। विशिष्ट संबंध किस प्रकार देखने को मिलता है? और इन दोनों के संयोग से ज्ञान की एक नई शाखा आजकल बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और हम देखें कि यह ज्ञान की नई शाखा किस रूप में हमारे सामने भू राजनीति के नाम से जानी जाती है, जियोपॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं। जियोपॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, किसी भी देश की वैदेशिक नीति को उस देश के द्वारा, उस देश के भूगोल द्वारा निर्धारित की जाती है। भूगोल किस प्रकार निर्धारित करता है कि हम हमारे पड़ोसी चुनने में क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, और क्योंकि हमारा जो पड़ोस जो है वो हमारे भूगोल के द्वारा तय किया जाता है। अगर हमारे पड़ोस में समुद्र है, महासागर हैं, तो हम सुरक्षा की दृष्टि से क्या है, निश्चिंत हैं। और अगर हमारी सीमा जो है वो किसी दूसरे स्थलीय देश से मिल रही है और उससे हमारे विवाद है, सीमा विवाद है, तो हम देखें कि हमें बड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है। हमारी सामरिक नीति बड़ी शार्प होनी चाहिए है, हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। तो किसी भी देश की विदेश नीति जो है उस देश की भू राजनीति निर्धारित की जाती है, और भू राजनीति को समझने के लिए हमें किसका अध्ययन करना होगा? भूगोल का करना होगा। और अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, वैदेशिक संबंधों को यथार्थवादी तरीके से समझना है, किसी देश की सामरिक नीति को समझना है, तो उस देश की भौगोलिक अवस्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन को जाने बिना हम उस देश की किसको नहीं समझ सकते? जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति को नहीं समझ सकते। तो यहाँ हमारा बड़ा मार्गदर्शन कर रही है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने में कौन? भूगोल जैसा विषय है। तो और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है बड़े ही हेल्पफुल है। तो हम ज्योग्राफी में देखते हैं कि पॉलिटिकल मानचित्र, राजनीति मानचित्र अगर देखें तो दुनिया के विभिन्न देश हैं, उनकी क्या स्थिति है, कौन कौन से देश हैं, कहाँ उनकी राजधानी है, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? भूगोल से प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार भूगोल और राजनीति विज्ञान भी दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंध है। जहाँ भूगोल जो है एक सीमित दायरे में अध्ययन करता है, वही राजनीति विज्ञान जो है वो क्या देखेंगे, राज्य सरकार, राजनीतिक व्यवहार आदि इन चीज़ों का। तो दोनों का अपना अध्ययन क्षेत्र पृथक पृथक है, परंतु दोनों एक दूसरे से
अध्ययन सामग्री स्वच्छंद रूप से आदान प्रदान करती हैं और इसी का परिणाम हम देख रहे हैं किस रूप में, भू राजनीति के रूप में। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि राजनीति विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध क्या है, अंतः अनुशासनात्मक उपगम क्या है, किस प्रकार राजनीति विज्ञान जो विषय है वह इतिहास के साथ, अर्थशास्त्र के साथ, मनोविज्ञान के साथ और भूगोल के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। परीक्षाओं में आपसे इन चारों में से किसी दो के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध पूछ सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का इतिहास और अर्थशास्त्र के साथ संबंध बताइए। तो वहां आपको इन दोनों विषयों में संबंध बताते समय दोनों में समानताएं बतानी है, समानताएं बताने के साथ साथ दोनों में पर्याप्त अंतर भी है तो अंतरों को भी बताना है, और किस प्रकार दोनों अध्ययन सामग्री स्वीकार करते हैं, लेन देन करते हैं, उस लेन देन की बात को भी आप वहां मेंशन करके आए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।